हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेन स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल एजुकेशन इन 19th सेंचुरी इंडिया। तो सोर्स मटेरियल कि 19th सेंचुरी की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी इंडिया में, उसके बारे में हमें पता कैसे चला। तो 1830 में विलियम एडम थे। वो एक मिशनरी थी जो कि उस वक्त काम करते थे ब्रिटिश गवर्नर के लिए, बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर के लिए। उन्होंने एक डिटेल सर्वे किया बंगाल और बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे। तो उनकी रिपोर्ट में आया कि इस टाइम पे करीब 1 लाख विलेज स्कूल्स हैं और कुछ ऑब्जर्वर्स का जो उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से जानते, उन लोगों का ये मानना था कि जो उस टाइम का हर इंडियन गांव है वहाँ पे कम से कम एक स्कूल है। और जो इंडिया के जो टीचिंग मेथड्स हैं वो इंग्लैंड के मेथड्स से भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा उस टाइम पे कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना था। एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि उस टाइम पे एलिमेंट्री एजुकेशन कैसी थी, छोटी क्लासेस की एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। तो हिंदूज के लिए उस टाइम पे पाठशाला और मुस्लिम्स के लिए मकतब्स होते थे एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और जो स्कूल से ये अधिकतर लोग अमीरों के होते थे या मंदिरों या मस्जिदों में होते थे। और कई स्कूल तो पेड़ों के नीचे भी होते थे। पेड़ों के नीचे ही टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। यहाँ पे ये भी मेंशन है कि उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग बुक नहीं थी। टीचिंग ऑरली गुरुज करवाते थे वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में। गुरुज पाठशाला में पढ़ाया करते थे और मौलवी लोग मकतब्स में। जो चिल्ड्रन थे वेल्दी फैमिलीज के, उनको ज़्यादातर होम ट्यूटर ही घर पे पढ़ा दिया करते थे, वो होम पेड ट्यूटर्स। जो चिल्ड्रन थे उनको सिखाया जाता था एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ना लिखना, सिंपल एजुकेशन, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करना और अपने धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको याद करना। जो एजुकेशन की ड्यूरेशन थी वो सबके लिए सेम नहीं होती थी। गुरु को जैसे लगता था कि स्टूडेंट में ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो उसको जल्दी एजुकेशन पूरी करवा देते थे, और वाइस वर्सा। आप एडमिशन साल में किसी भी टाइम ले सकते हो। और जब गुरु को ऐसा लगता था, टीचर को ऐसा लगता था कि जो बच्चा है उसको इतनी एजुकेशन मिल गई है जितनी उसे मिलनी चाहिए थी, तब उसकी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट मान लिया जाता था। फिक्स भी फीस नहीं थी। जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स टीचर को अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग पे किया करते थे, कैश में या फिर काइंड में। स्कूल्स उस टाइम पे लोकल कंडीशंस पे भी अडेप्टेड थे, जैसे कि जो विलेज स्कूल्स हैं वो हार्वेस्ट सीजन में बंद रहते थे ताकि जो पीजेंट फैमिली के जो बच्चे हैं जो अपनी फैमिली की मदद करते हैं हार्वेस्ट सीजन में, वो क्लासेस को मिस ना करें। तो ये हो गई एलिमेंट्री एजुकेशन की बात। अब आती है हायर एजुकेशन, यानी कि कॉलेज। उस टाइम पे हायर एजुकेशन बोलते थे। तो जो हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं वो काफ़ी कम थे उस मुकाबले जितने एलिमेंट्री एजुकेशन के थे। और इन सबको जो अपना सपोर्ट था वो सारे रूलर्स से मिल रहा था या फिर कुछ नोबल्स से मिल रहा था। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन लेते थे वो मोस्टली अपर क्लास हिंदूज या मुस्लिम्स हुआ करते थे। हिंदूज की हायर एजुकेशन टोल्स में होती थी जहाँ पे संस्कृत में पढ़ाया जाता था, और मुस्लिम्स की मदरसों में जहाँ पे लैंग्वेज पर्शियन थी। हायर एजुकेशन में उस समय लॉ, लॉजिक, मैथ्स, साइंस, रिलीजियस लिटरेचर, फिलॉसफी पढ़ाया जाता था। पर जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है वो प्रमोट नहीं थी, यानी कि जो डाउट पूछने की जो इंक्वायरी है, स्पिरिट है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता था। इसलिए जो स्टूडेंट्स थे उनको अपने आसपास की डेवलपमेंट्स का पता नहीं था, स्पेशली जब साइंटिफिक स्टडीज़ की बात आती है। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया में एजुकेशन कैसी हो गई, ये है इस टॉपिक में।
तो ओरिएंटलिस्ट। तो जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तब वो लोग हिंदूज और मुस्लिम्स के लॉज को नहीं जानते थे, उन हमारे कस्टम्स को वो नहीं जानते थे, हिंदूज और मुस्लिम्स के। कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इन लॉज को पढ़ा, इन कस्टम्स को पढ़ा, जो उन लोगों के अंडर जो इनको पहले से ही जानते थे। उन्होंने इंडियन लॉज, फिलॉसफी और लिटरेचर पढ़े। इन लोगों का एम था कि इन सब्जेक्ट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ा सकें ताकि वो कंट्री को अच्छे से रूल कर पाएँ और इंडियन से क्लोजर रिलेशंस एस्टैब्लिश कर पाएँ। जिन यूरोपियंस ने ये नॉलेज पाई उनको ओरिएंट कहा गया या ओरिएंटलिस्ट कहा गया इन लोगों को। और ओरिएंटलिस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि जो ईस्ट साइड है, जैसे इंडिया ईस्ट में आता है, तो इसलिए इंडिया या फिर जो भी कंट्रीज ईस्ट में आती हैं उनको ओरिएंट कहा जाता है। इसलिए जिन लोगों ने यहाँ की ईस्ट की एजुकेशन पाई उनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया। अब इनमें से कुछ लोग जैसे कि नथानियल हैलर्ड, वैरन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और जोनाथन डंकन कुछ पॉपुलर और कुछ रिनोन्ड ओरिएंटलिस्ट थे इंडिया के। नथानियल हैलर्ड जो थे, उन्होंने जो हिंदू लीगल कोड है उसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया और उस बुक का नाम उन्होंने रखा आ कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉज, और ये 1776 में पब्लिश की गई। इसके 5 साल बाद 1781 में वॉरेन हेस्टिंग, जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कलकत्ता में मदरसा बनवाया जहाँ पे उन्होंने इस्लामिक लॉ पढ़ाया और अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस भी पढ़ाई। जो विलियम जोन्स थे वो भी एक ओरिएंटलिस्ट थे। वो सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे, जो कलकत्ता में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट था। वो एक लिंग्विस्ट थे, यानी कि उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी। उन्होंने संस्कृत जब सीख ली उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस और सेक्युलर बुक्स को पढ़ा जो संस्कृत में लिखी हुई थी। उन्होंने इनमें से कुछ को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया। इनमें से कालिदास का अभिजन शकुंतला भी आता है। फिर 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकटा इसको भी फाउंड किया, इसको भी बनाया। इस सोसाइटी ने एक जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस, जिसमें उन्होंने ओरिएंटल स्टडीज के और ओरिएंटल वर्क्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखे। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की परमिशन से जॉन नाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज बनाया 1792 में बनारस में, ताकि वो हिंदू लॉज और लिटरेचर को अप्रिशिएट कर सकें, सपोर्ट कर सकें। इसके साथ ही साथ गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज में ओरिएंटल लर्निंग के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए। ये सब 1800 के आसपास हुआ था जब उन्होंने इसको कलकत्ता में बनाया था ताकि वो यंग सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन कर सकें। अब ये थी ओरिएंटलिस्ट की बात। अब इंग्लिश की एजुकेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुई? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि जो इंडिया की ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसको इंडियंस पढ़ रहे थे या फिर ब्रिटिशर्स पढ़ रहे थे, पर अब ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन थी वो इंडिया में कब आई, ये अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी के अराउंड कुछ लोगों का ये मानना हो गया कि वो चाहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को सिखाई जाए, और इनमें सब ज़्यादातर ऐसे जो लोग चाहते थे वो अधिकतर क्रिश्चियन मिशनरीज थी। कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स भी थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी। क्रिश्चियन मिशनरीज का इस सब में क्या रोल है? तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो मानती थी कि इंडिया में जो सोशल इवल्स हैं वो तभी जा सकते हैं अगर इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन सिखाई जाए, साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज को बैन कर दिया उनकी इंडियन टेरिटरीज में, क्योंकि कंपनी को डर था कि कहीं इंडियंस इसका जोर से विरोध ना करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ। विलियम कैरी, वो भी एक क्रिश्चियन मिशनरी थे। वो इंडिया में 1793 में आए। कई सारी लैंग्वेजेस सीखी, जिनमें बंगाली और संस्कृत भी उन्होंने सीखी। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट को बंगाली में ट्रांसलेट किया। इसके 7 साल बाद 1800 में
विलियम कैरी दानिश कॉलोनी जो सीरमपुर की थी, जिसका नाम अब श्री रामपुर है, उसमें वो सेटल हो गए। ये जो श्री रामपुर है ये कलकत्ता से कुछ नॉर्थ में है। अब इन्होंने वहाँ पे जो और भी कुछ मिशनरीज थी उनके साथ मिलकर सीरमपुर मिशन बनाया और इस मिशन में एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू करी और इसने सबसे पहले बंगाली जो वर्जन था न्यू टेस्टामेंट का उसको पब्लिश किया। न्यू टेस्टामेंट का जो ट्रांसलेशन है वो विलियम कैरी ने किया था, जैसे कि अभी अभी ही हमने डिस्कस करा। और जो ये सीरमपुर मिशन है इसने 1818 में सीरमपुर कॉलेज भी बनाया। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया जिसने जो क्रिश्चियन मिशनरीज पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया, जिसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो ब्रिटिशर्स की इंडियन टेरिटरीज में भी आ सकती थी। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जो उनकी चर्चेस से अटैच थी। ये काम उन्होंने बेसिकली मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में किया। ये था क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल। तो पर इंडियन रिफॉर्मर्स का क्या रोल था, क्योंकि अभी हमने 3 पढ़े जो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाना चाहते थे, या तो क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर इंडियन रिफॉर्मर या फिर गवर्नमेंट में से। अभी हमने पढ़ लिया है क्रिश्चियन मिशनरीज का, अब हम पढ़ेंगे इंडियन रिफॉर्मर्स का, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इंडियन रिफॉर्मर्स का क्या रोल था वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाने। रिफॉर्मर जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को अगर इंडिया में लाया जाएगा तो सोशल इवल्स खुद ब खुद कम होने लगेंगे। उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स बनाए जहाँ पे दोनों वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन दी जाएगी। राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज बनाया 1817 में स्कॉटिश स्कॉलर डेविड हेयर की मदद से। साथ ही साथ उन्होंने मदद ली स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डट की। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांता कॉलेज बनाया जिसमें दोनों इंडियन और वेस्टर्न दोनों एजुकेशन प्रोवाइड की गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड के लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हैप्पीनेस के लिए। तो जेम्स मिल वो एक सीनियर सिविल सर्वेंट थे इंडिया में। उनका मानना था कि जो ओरिएंटल लर्निंग है ये अनसाइंटिफिक है और अनप्रैक्टिकल है, इसलिए वो चाहते थे कि इंडियंस को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए जो कम्प्लीटली वेस्टर्न फिलॉसफी और साइंस पे बेस्ड हो। उनका ये मानना था कि उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। और जिन लोगों का व्यू भी ऐसा ही था उन लोगों को एंग्लिसिस्ट कहा गया। तो वो थे ओरिएंटलिस्ट और अब बन गई है एंग्लिसिस्ट कुछ लोग। तो दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं जिस पे हमारा चैप्टर आगे तक काफ़ी ज़्यादा बेस्ड रहने वाला है। जो 19th सेंचुरी का सेकंड डिकेड था वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ पॉइंट्स लगे जिनमें उनको लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के लिए यूज़फुल रहेगी। तो उनको ये टोटल 3 वो पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर वो इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो पब्लिक ऑफिसेज में भी आ सकेंगे जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और अगर इंडियंस एजुकेटेड होंगे वेस्टर्न एजुकेशन के साथ और एम्प्लॉयड भी होंगे तो उनके अंदर वेस्टर्न मॉरल वैल्यूज आएंगी और वो ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल होते जाएंगे। वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस उनके लाइफस्टाइल पे भी आएगा जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के साजो सामान को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये था रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आज हमने पढ़ा कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, फिर पढ़ा ओरिएंटलिस्ट के बारे में, फिर पढ़ा कि किन किन लोगों का रोल रहा इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन लाने में। तो ये थी आज का पार्ट। तो अगले पार्ट में हम बाकी का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू।